जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। बिहार में कई दिनों से चर्चा चल रही है राजनीतिक उथल पुथल की, और उसी के बीच आज कुछ सियासी तस्वीर साफ हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहले त्यागपत्र दे सकते हैं और उसके बाद नए सहयोगी दलों के समर्थन के आधार पर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यू विधानमंडल दल की बैठक वो करेंगे, और उसके बाद संभावना है कि 11 बजे मुख्यमंत्री राजभवन से जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद की रणनीति साफ होगी और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। राम मंदिर के दूसरे तल का काम भी अब शुरू हो गया है, और राम मंदिर के भूतल में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दूसरे चरण की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में भूतल, प्रथम तल, परकोटे का मुख्य द्वार, यात्री सुविधा केंद्र का आंशिक निर्माण पूरा किया गया, और अब कल से दोबारा शुरू किया गया है काम। 19 जनवरी को हटाए गए चारों टावर क्रेन में से दोबारा लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कार्य शुरू किया जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में दंगे नहीं बल्कि रामोत्सव और दीपोत्सव जैसे उत्सव अब हो रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। अब इस समय रामलला के दर्शन के बारे में लोग श्रद्धालु जानना चाहते हैं कि वो दर्शन की राह कैसी है, तो हम आपको बता दें अब दर्शन की राह आसान हो गई है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए राम भक्तों की राह अब आसान हो गई है, क्योंकि राम दर्शन के लिए राम मंदिर के नज़दीक तक श्रद्धालुओं के वाहन भी अब पहुंच रहे हैं। अभी तक भीड़ अनियंत्रित होने से आवागमन पर पाबंदी थी। यातायात पुलिस ने अयोध्या धाम के एंट्री पॉइंट उदया चौराहा और साकेत पेट्रोल पंप के आवागमन अब बहाल कर दिया गया है। ई बसों के अलावा ई रिक्शा का संचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा असक्त भक्तों के वाहनों को भी मंदिर के पास तक जाने की अब छूट दी जा रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 5वें दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पुजारियों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी है। रामलला की सेवा में मुख्य पुजारी समेत 4 सहायक पुजारी तैनात थे, लेकिन अब 10 अतिरिक्त पुजारी भी तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह अब पुजारियों की संख्या कुल 25 हो गई है। और कल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहुंचे और उन्होंने गोरक्षा पीठ की 5 पीढ़ियों का सपना साकार होने के बाद वो पहली बार पहुंचे। योगी ने गुरु गोरक्षा पीठ मंदिर के गर्भगृह में शंखनाद ध्वनि, वेद पाठी विद्यार्थियों के मंगलचरण के बीच कल गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भावुक हो गए। ऐसा लगा मानो गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर से कहकर आशीर्वाद ले रहे हों कि देखिए अयोध्या धाम में आपका संकल्प सिद्ध हो गया है, क्योंकि उनके गुरु पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का एक संकल्प था कि राम मंदिर निर्माण के लिए इन्हीं भावों के साथ श्री राम पट्टिका का गुरु प्रतिमा पर कल उन्होंने समर्पित भी किया। राम जन्मभूमि के भीतर अयोध्या में श्रद्धालु किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग, मोबाइल व प्रसाद लेकर नहीं जा सकेंगे। राम भक्तों को दर्शन के बाद निकास मार्ग पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रसाद दिया जाएगा। विकलांग व वृद्ध दर्शनार्थियों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह निर्णय कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक में भी लिया गया है। और लखनऊ से अयोध्या रूट की निरस्त व बदले मार्ग से चल रही 36 बसों को भी अब बहाल कर दिया गया है, और बदले मार्ग से ये परिवहन निगम की बसें जा रही हैं, और यात्रियों की सहूलियत के लिए परिवहन निगम ने अयोध्या रूट पर 50 बसें बढ़ा दी हैं। मरम्मत कार्यों के लिए अयोध्या रूट की 6
ट्रेनें निरस्त की गई थीं और 30 ट्रेनों के रास्ते 16 जनवरी से बदल दिए गए थे। इन ट्रेनों को 23 फरवरी से बहाल होना था, पर निरस्तीकरण और रूट बदलाव का समय बढ़ा दिया गया है। इन ट्रेनों को 26 जनवरी से अब बहाल कर दिया गया है। अयोध्या से लखनऊ की पैदल यात्रा कर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अगुवाई में निकला मुस्लिम राम भक्तों का जत्था कल रानी मऊ चौराहे पहुंचा और रानी मऊ के प्रधान प्रतिनिधि सुनील मिश्र की अगुवाई में मुस्लिम राम भक्तों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस व सीमा अंसारी ने कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुसलमानों के लिए भी पवित्र है। रामलला की आरती और दर्शन का समय जारी रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरती और दर्शन की समय सूची जारी की है। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी के अनुसार श्री रामलला की मंगल आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्तों को सुबह 7 बजे से दर्शन कराया जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम को ज्ञानव्यापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 259 सामग्री भी मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। GPR सर्वे में मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती पन्नानुमा टूटी कीमती धातु मिली है। इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस स्थान पर खनन और सर्वे की बात कही जा रही है। भुवनेश्वर में एक तकनीक का नया प्रयोग हुआ और आज आप देख रहे हैं कि तकनीक हर क्षेत्र में हम मानव की मदद के लिए आगे आ रही है। ऐसे ही भुवनेश्वर एम्स ने अस्पताल से गोरधा जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक रक्त पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन की पहली उड़ान ने 35 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करके एम्स से गोरधा जिले के टांगी स्वास्थ्य केंद्र तक रक्त पहुंचा दिया। यानी कि अब तकनीक से ये स्वास्थ्य के कार्य भी कितने आसान हुए हैं। इस समय शीतलहर अभी चालू है और जनवरी में पारा चढ़ने की जगह शीत दिवस इस बार बढ़ गए। वैज्ञानिक बता रहे हैं मौसम के अनुसार जनवरी समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हैं और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK सिंह ने बताया है कि अल नीनो के प्रभाव से मौसम का संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े से तेज गर्मी का असर शुरू हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जनवरी के मौसम में ये सर्दी लगातार जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब की बार 11 साल पुराना रिकॉर्ड जो है कई इलाकों में टूटा है और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार गिरावट है। यानी ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो से ये मौसम बदल रहा है और ये मौसम हम सभी को वातावरण और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए संदेश भी दे रहा है। केरल में एक नई घटना में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया, तो इससे राज्यपाल नाराज हो गए और वो बीच रास्ते में ही अपनी उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बाहर निकलकर कुर्सी डालकर धरने पर बैठ गए। राज्यपाल 2 घंटे तक बीच सड़क पर राज्यपाल ने बैठे रहे और SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग राज्यपाल कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बुलाने, PMO व अमित शाह जी को फ़ोन लगाने की भी बात की और पुलिस पर राज्य सरकार के इशारे पर वामपंथी प्रदर्शनकारियों की गैरकानूनी हरकत को नज़रअंदाज करने का आरोप भी लगाया। अब सिपाही भर्ती की बात। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को कराई जाएगी। अभ्यर्थी जल्द अपने प्रवेश पत्र भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेना में पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी हैं और प्रीति रजक कल सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई। प्रीति चैंपियन
ट्रैप शूटर निशानेबाज हैं और हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी गई है। थल सेना ने कहा है कि भारतीय सेना के साथ साथ देश की महिलाओं के लिए यह गर्व का क्षण है। ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर प्रोन्नत किया गया। सूबेदार प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। हरदोई में अब 4 नए आयुष्मान आरोग्य केंद्र खुलेंगे। शहर में 4 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जगह तलाशनी शुरू कर दी है और जगह मिलने तक इन्हें किराए के भवनों में संचालित किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में संचालित किए जाते थे ये, और दिसंबर में केंद्र सरकार ने इनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। उक्त केंद्रों में CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती की गई है। ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर हरदोई शहर में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब खोले जाएंगे। रेलवेगंज क्षेत्र में एक आरोग्य मंदिर खोला जाएगा। इसके संचालन के रेलवेगंज, नई बस्ती और मंगलीपुरवा में जमीन तलाशी जा रही है। इसी तरह पिहानी चुंगी और सिविल लाइंस इलाके में भी एक आरोग्य मंदिर खोला जाएगा। नबीपुरवा, कृष्णनगरिया और ऊंचा थोक में से किसी एक स्थान पर आरोग्य मंदिर खोला जा सकता है। इसी तरह मोमिनाबाद और सराय थोक में से किसी एक जगह आरोग्य मंदिर खोले जाने की तैयारी की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजक अब घोषित कर दिए हैं। इससे हरदोई के 2 पूर्व जिला अध्यक्षों को भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हरदोई लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे अंजनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित को हरदोई लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया गया है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामविलास यादव को बनाया गया है और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का संयोजक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र को उन्नाव लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है और पूर्व हरदोई के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री को अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी पार्टी ने बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कल ये बात भारतीय जनता पार्टी की बैठक में साफ हुई है। अब बिजली सप्लाई की बात। यद्यपि तो बिजली पहले से अब काफ़ी अच्छी आपूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी ST लाइन में जो खराबी आई, इसकी वजह से पाली में बिजली उपभोक्ताओं को कष्ट झेलना पड़ा और हाई टेंशन लाइन में जो खराबी आई उससे करीब 40 घंटे पाली विद्युत उपकेंद्र की बिजली गायब रही। ऐसे में कस्बा सहित 2 सैकड़ा पाली से लगे हुए गांव में ब्लैकआउट रहा। 5 लाख की आबादी इस बिजली न आने से परेशान रही और इससे बत्ती नहीं आने से कस्बे व ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोगों को परेशानी हुई। तो अब हम आपको बताते हैं कि कल हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें वर वधुओं ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के साथ निभाने की कसम भी खाई। विवाह के बाद वर वधुओं को प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया और उनको शुभकामनाएं भी दी गईं। लेकिन इसमें खास बात ये रही कि सामूहिक विवाह समारोह में वर वधुओं से जुड़ी ये दिलचस्प बात सामने आई है कि कहीं वर 5वीं तो कहीं वधु 8वीं पास, तो कहीं वर वधु दोनों निरक्षर मिले। साथ ही कईयों के आधार कार्ड में जो दोनों की जन्मतिथि समान मिली। बहुत से वर वधुओं के आधार कार्ड में तारीख और महीना 1 जनवरी लिखा मिला। और ये भी बात सामने आई है कि विवाह समारोह में कहीं पति तो कहीं पत्नी अपने पति से ज़्यादा पढ़ी मिली। ऐसे ही सुरसा के 3 जिनका कि उनके पति जो है 8वीं पास मिले। वैसे तो इस समय आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान हैं और उनके लिए खेती करना एक मुसीबत बन गया हुआ है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी, दूसरी तरफ रात रात खेतों पर बैठकर आवारा घुमंतू पशुओं से अपने खेतों को बचाना, और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि प्रदेश की सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाए रखी है इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए और इनको गौशाला स्थल पर पहुंचाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को हरदोई में जिम्मेदार बिल्कुल नकार रहे हैं। और इसी का एक मानगी कल हरदोई में शहर में तब मिली जब आवारा घूमने वाले सांड मुश्किल का लोगों के लिए जो सबब बन रहे हैं। हरदोई के डॉक्टर रामदत्त चौराहे के पास दो सांडों की आपस में लड़ाई हो गई और उनकी चपेट में आने से करीब 17 जो वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हुए और साथ ही ठेले पर लोग अपनी चाट, मूंगफली, अंडे बेचने वाले थे, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, करीब 2 घंटे तक वहाँ इन दो सांडों की लड़ाई की वजह से ट्रैफिक भी ठप रहा। टनेवा ब्लॉक क्षेत्र की सड़क अयारी पुल से होकर सेंचा मऊ और दुबघटिया, भेरिया, सलेमपुर, अलीनगर, ककराहा, पूर्वा देवरिया, शाहपुर देवरिया, मर्दान नगर, राजनगर, लालपुर, सारंगपुर समेत बड़ी संख्या में गांव को जोड़ते हुए हरिहरपुर जाने वाली जो सड़क है लगभग 7 किलोमीटर है और वो क्षतिग्रस्त है। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।